ख़वातीन और हज़रात को आरिफ किसाना के चैनल पर खुश आमदीद। आज मेरे एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो स्वीडन के शहर कार्लस्ताद में होते हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनसे हम इनके तालीमी सफ़र के साथ स्वीडन में जो तालीम और तहकीक के शोबे से वाबस्ता है उस हवाले से बात करेंगे और बहुत सी बातें करेंगे। और माशाल्लाह इनकी बड़ी ज़बरदस्त प्रोफाइल है। इन्हें 2024 में सदर पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ दिया और इसके बाद 2025 में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने यंग साइंटिस्ट का भी जो है वो इनको अवार्ड दिया। तो मैं चाहता हूँ कि बगैर किसी ताख़ीर के उनसे गुफ्तगू शुरू की जाए और इस दौरान आप उनकी शख्सियत के हवाले से और ख़ुसूसन स्वीडन में जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़ाहिर यहाँ के माहौल के हवाले से जानना चाहते हैं, वो सब कुछ जानना चाहेंगे, तो वो इसमें तमाम बात आएगी। तो डॉक्टर सलमान रज़ा नकवी, बहुत शुक्रिया आज के वक्त का। आप स्वीडन के शहर कार्लस्ताद में होते हैं, आप यहाँ स्टॉकहोम तशरीफ लाए हैं, तो हमने मौका गनीमत जाना कि आपसे गुफ्तगू की जाए। तो पहले थोड़ा सा अपने इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से बताइए। पाकिस्तान कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की और इसके बाद फिर जो आला तालीम है वो कहाँ कहाँ से हासिल की? जी, बहुत शुक्रिया सर आरिफ आपका। और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सर आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। जब से मैं स्वीडन आया हूँ, तकरीबन कोई 2.5 साल हो गए मुझे स्वीडन में आए हुए, और मैं सबसे पहले ही आने से पहले से सर आरिफ के व्लॉग को फॉलो कर रहा था और सारी मालूमात मैंने वहाँ से ली। बड़ी अप टू डेटेड और राइट इन्फॉर्मेशन सर आरिफ ने हमें प्रोवाइड की, और सब पाकिस्तानियों को जितने भी सब आते हैं वो आते हैं और उनको व्लॉग फॉलो करते हैं। और अल्लाह ताला आपके लिए सर बरक़ात में इज़ाफ़ा करे, आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हैं सर। सर मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में मुल्तान से है और मैंने अपनी जो बेसिक तालीमात हैं वो फैसलाबाद में पहले की मैट्रिक, और उसके बाद फिर मैं मुल्तान। मेरे जो वालिद साहब है वो ब्यूरोक्रेसी में पाकिस्तान में थे और उसकी वजह से हम मूव करते रहे मुख्तलिफ तहसील काउंटीज़ वगैरह में। तो फैसलाबाद से मुल्तान, और फिर मुल्तान से फिर हायर एजुकेशन का सफ़र आगाज़ किया, जहाँ पे मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर किया। अच्छा, तो बैचलर करने के बाद फिर फर्दर हायर एजुकेशन के लिए या जॉब्स के लिए वो आपका सफ़र कैसा रहा? जी सर, वो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जैसे ही बैचलर ख़त्म हुई तो मैं 2006 में मैं जर्मनी आ गया। जर्मनी में मैंने वहाँ से मास्टर्स की। वहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी डॉर्टमंड, उनका एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है केमिकल इंजीनियरिंग का, इंडस्ट्री से ओरिएंटेड प्रोग्राम है, और इंडस्ट्री से ही मैंने थीसिस किया। अच्छा। और वहाँ पे मुझे उसके बाद काम करने का मजीद मौका भी मिल गया, लेकिन अब अपने वतन से मोहब्बत के लिए मैं दोबारा वापस पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान में आके नौकरी की। तो पाकिस्तान कहाँ आप जॉब कर रहे थे? पाकिस्तान में सर मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद नस्ट के नाम से है, वहीं मैंने जो है अपनी पाकिस्तान में जितनी भी नौकरी की है वो सब वहीं पे की है। जी। एज ए लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया 2010 में, उसके बाद फिर 2012 में मैंने PhD की मलेशिया से। अच्छा। और केमिकल इंजीनियरिंग में ही वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन मलेशिया के स्कॉलरशिप पे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान आ गया। तो मलेशिया आप तकरीबन 4 साल रहे होंगे PhD के? तकरीबन सर 3 साल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मलेशिया के हवाले से बताइए, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मलेशिया जाते हैं, जो यूरोप नहीं आ सकते, वो समझते हैं कि शायद मलेशिया भी एक डेस्टिनेशन हो सकता है। तो मलेशिया की अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, सोसाइटी कैसी है, मुल्क कैसा है, जरा मुख्तसर इस हवाले से भी बात कीजिए। जी सर, मलेशिया जो है वो एक बहुत ही अच्छा इस्लामी मुल्क है। हम सबको सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही होता है जो लोग बाहर आते हैं कि यार हमें खाने के लिए हलाल फूड मिल जाए, एक ऐसी सोसाइटी मिल जाए जहाँ पे हम एज ए मुस्लिम, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर रह सकें। तो मलेशिया का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वहाँ की तालीम का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। वहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, UK की, US की, उन्होंने अपने कैंपसेस ओपन किए हुए। आजकल मैं देख रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से है, बहुत से लोग स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं, तो बहुत से लोग जाते हैं मलेशिया में हायर एजुकेशन के लिए, और बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए, मौसम बहुत अच्छा है, खाना हलाल फूड मिलता है, और एजुकेशन बहुत अच्छी है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स जाते हैं पाकिस्तान से वहाँ मलेशिया में मास्टर्स के लिए या दूसरी एजुकेशन के लिए, क्या उनके लिए इम्कानात होते हैं कि वहाँ पे वो रह सकें, इमिग्रेशन मिल सके या नेशनलिटी का सफ़र तय कर सकें? इस मामले में सर मलेशिया कोई बहुत प्रॉमिसिंग कंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से मिक्स कम्युनिटी लोग रहते हैं। वहाँ पे मलेशियंस रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, चाइनीज़ रहते हैं, फिर बहुत से लोग आके वहाँ काम करते हैं, रहते हैं,
लेकिन उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है जिसमें वो लोगों को कहें कि आप यहाँ इमिग्रेशन पे दे। रहें और इमिग्रेशन दे सकें। जी। अच्छा, मलेशिया के बाद फिर पाकिस्तान आप कब आए? सर 2015 में मैं वापस आ गया पाकिस्तान और मैंने नस्ट को ही एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। जी। फिर 2023 तक जी। मैं असिस्टेंट से एसोसिएट हुआ और फिर मैं वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्क है, पहला ही पार्क था जो अब तो खैर जी। और भी बन गए हैं, तो उसका मैं डायरेक्टर बन गया। नस्ट में मैंने जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे उसका डायरेक्टर बना दिया क्योंकि मैं नस्ट का हाईली साइटेड और हाईली क्वालिफाइड रिसर्चर भी हूँ, मुझे बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड भी मिला। माशाल्लाह। तो उन्हें लगा कि कोई ऐसा बंदा अपॉइंट करते हैं जो एजुकेशन और रिसर्च को कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके जा सके। अच्छा, सदर पाकिस्तान ने जो आपको तमगा इम्तियाज दिया 2024 में, जी वो ये तमाम आपका जो सफर था साइंस और टेक्नोलॉजी का, तहकीक का, इसकी बुनियाद पे या और इसमें कुछ बाकी चीजें भी कुछ शामिल थी? जी सर, मैं जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग के शोबे से अब अभी भी नस से वाबस्ता उस तरह से तो हूँ क्योंकि मैं वहाँ से लीव पे हूँ, लेकिन वहाँ पे यानी कि अभी भी पाकिस्तान में केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स मेरे पास फंडिंग के थे और सबसे ज़्यादा साइटेशंस हैं, सबसे ज़्यादा मकाल में जा जिसे पब्लिकेशन कहते हैं जी। वो मैंने शाया किए हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट हुए हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्क है उसमें हम तकरीबन कोई 100 के करीब मिलियंस की फंडिंग लेके आए हैं, फॉरेन फंडिंग लेके आए हैं स्टार्टअप को देने के लिए। तो इन जी। सब खिदमात में सदर पाकिस्तान ने मुझे एक्नॉलेज किया। माशाल्लाह, बहुत मुबारक है जी आपको। और इसके बाद फिर अगले साल 2025 में जी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने आपको कौन सा अवार्ड दिया? जी, फिर इसी तरह इंजीनियरिंग काउंसिल में भी जब नॉमिनेशन गई मेरी, और वो ये नॉमिनेशन मैंने खुद जमा नहीं कराई, ये मेरी यूनिवर्सिटी नस्ट ने ही मुझे नॉमिनेट किया हर जगह, और उन्होंने सबमिट किया तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने फिर मुझे यंग इनोवेटर के अवार्ड से, यानी कि वो जो अंडर 40 लोगों को दिया जाता है, और जब मुझे तमगा इम्तियाज मिला तब भी मैं अंडर 40 था। अच्छा, तो ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि मैं वो वाहिद बंदा हूँ अभी जो मेरी मालूमात के मुताबिक, जो मुझे यूनिवर्सिटी ने बताया कि इतने कम एज में किसी को तमगा इम्तियाज मिला हो। अच्छा, इसके बाद आप स्वीडन कैसे आगे फिर? बस सर, मैं फिर इसी तरह एक आम पाकिस्तानी की तरह एक स्ट्रगल कर रहा था और देख रहा था। पाकिस्तान बहुत अच्छी जगह है काम करने के लिए, हमारा मुल्क है, हम वहाँ रहते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात कुछ तब्दील हुए कुछ अरसे में, पिछले कुछ सालों में, तो मुझे भी मौका मिला कि मैं बाहर आऊँ, थोड़ा सा मजीद और काम करूँ। तो मैंने एक दो जगह पे अप्लाई किया, तो सबसे पहले ही मुझे स्वीडन में ही नौकरी मिल गई, कार्लस्टाड यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे एज ए एसोसिएट प्रोफेसर। नहीं, अमूमी तौर पे लोग आते हैं अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए, जॉब्स के लिए आते हैं। जी आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा वहाँ पे जॉब था नस्ट में, जी बहुत अच्छी पोजीशन थी यूनिवर्सिटी में। जी इस सब के बावजूद आपने समझा कि नहीं, इससे भी बेहतर माहौल और हालात के लिए जी सफर जो है वो शुरू होना चाहिए, और फिर आप स्वीडन की तरफ आ गए। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगा कि स्वीडन जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप रिसर्च बहुत अच्छे फ्री माइंड से कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आपके पास कोई नए आइडियाज हैं तो आप अच्छी फंडिंग ले सकते हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? आप ये आपने कहीं अप्लाई किया, कोई ऐड आपने देखी? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत से लोग आपका ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, वो भी इस तरह की ज़ाहिर उनकी कोशिश होती है, जो बहुत आला तालीम याफ्ता लोग हैं, मेरे साथ भी कांटेक्ट करते हैं, पीएचडी हैं, पोस्ट डॉक्स हैं, वो भी चाहते हैं कि मुख्तलिफ शुबाजात में आएँ। तो इस हवाले से थोड़ा सा आप अगर बताएंगे तो उनकी रहनुमाई हो जाएगी। जी। और दूसरा, किस सन में आप आए थे? जी, मैं 2023 में मैंने ज्वाइन किया, और 2023 अक्टूबर में ही मैं यहाँ पे कार्लस्टाड स्वीडन में मैं आ गया था। आपका सर सवाल बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल ठीक सवाल है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास दो तरह के रूट होते हैं। जब हम कोई भी स्किल्ड लोग होते हैं और वो किसी अपने कैरियर में आगे जाना चाहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हम ऐसी जगह जाएं जहां पे हमें मजीद काम करने का मौका मिले, जो हमारी एग्जिस्टिंग जगह पे अभी थोड़ी लिमिटेशन की वजह से नहीं मिल रहा। जी। तो स्वीडन जो है वो एक अच्छा कंट्री है इस मामले में। यहाँ पे तरीकाकार ये है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे हर चीज़ पब्लिक है, इंफॉर्मेशन पब्लिक है, कोई जॉब एडवर्टाइज होती है वो पब्लिक है। लेकिन मुझसे बहुत से लोग रब्ता करते हैं और अभी भी कहते हैं, और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो एकेडमिया के जो लोग हैं उनसे रब्ते करें, उनके साथ कोलैबोरेशन बढ़ाएं, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है। हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करनी चाहिए। आपको यहाँ के प्रोफेसर से बात करनी चाहिए, अपनी सीवी, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। वो आपको यहाँ के प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, यहाँ की जो फंडिंग प्रोग्राम है जिसमें बाहर के लोग आ सकते हैं रिसर्च करने के लिए, और ये कंट्री वेलकम करता है उनको रिसर्च करने के लिए। अच्छा, आप मलेशिया में आपने पीएचडी की, पाकिस्तान में आपने मास्टर्स किया, और फिर आप नस्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे, अब आप स्वीडिश यूनिवर्सिटी कार्लस्टाड में एसोसिएट प्रोफेसर हैं जी। इन तीनों का अगर आप जायजा लें, कैसा आपको महसूस होता है? और स्वीडन का जो जॉब के हवाले से, तालीम और तहकीक के हवाले से माहौल कैसा है? जी, इसमें मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि सर 2017 से 2018 एक साल मैंने पोस्ट डॉक किया हॉलैंड में। तो एक तरह से मेरे पास हॉलैंड, जर्मनी
अब स्वीडन और मलेशिया, माशाल्लाह। पाकिस्तान, तो बहुत ज्यादा जगह पे मैं रहा हूँ जी। तो बहुत एरिया का तजर्बा बस ये सबको समराइज कर दें आप। जी। तो समराइज मैंने किया कि जो मैंने देखा है कि जो स्वीडन है वो एक बहुत ही अच्छा कंट्री है उन लोगों के लिए जो लाइफ में आगे कुछ करना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ अचीवमेंट डिलीवर करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास सबसे अच्छी चीज ये है, काम के दौरान वर्क लाइफ बैलेंस है, कोई यहाँ स्ट्रेस नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत लोग काम करते हैं और वो स्ट्रेसफुल रहते हैं जिसकी वजह से उनकी सेहत इफेक्ट होती है। यहाँ पे एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है, अपनी बात कहने की इजाजत है, बेशक आपके बॉस हो, बेशक आपके छोटे कलीग हो, आप उनको बता सकते हैं, अपना जो कंसर्न है वो कह सकते हैं। तो इस मामले में मैंने ये मुशाहिदा किया है कि जो स्वीडन है वो बहुत ही अच्छा कंट्री है। आपको भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ स्वीडन आया, और आप चूँकि हैं भी यूनिवर्सिटी में जी स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन है। जी हाल ही में यहाँ पाकिस्तानी नए स्टूडेंट्स आए थे, वहाँ मुझे भी उनसे बात करने का मौका मिला। मैं आपकी वजह से चाहूँगा कि आप जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जी या वो लोग जो अभी आने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अप्लाई किया है और इस साल में शायद अगस्त से उनकी क्लासेस शुरू होंगी, उन सब के लिए बताइएगा कि वो किस किस्म की तैयारी करें, क्या वो सोच के आए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनके जहन में होनी चाहिए। जी मैं थोड़ा सा लकी इस सेंस में रहा कि मैं यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, और जब आप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे होते हैं तो शायद लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी एक इतना फोकस नहीं होता लोगों का, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में सारे काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो सोसाइटी है वो बहुत ओपन है और वो ये चाहती हैं कि आप यहाँ पे आएँ, काम करें, इंटीग्रेट हों, और उसके लिए एक लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं बहुत से लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान में जो लोग मुझसे भी रब्ता करते हैं, कि आप यहाँ पे ज़रूर मौके ढूंढें, यहाँ पे आएँ और थोड़ी सी लैंग्वेज को भी अहमियत दें, ताकि वो आपके लिए जिस जगह पे आप काम करना चाहते हैं उसमें वो आपको मददगार हो सके। अगर वो आप यूनिवर्सिटी में काम करेंगे, रिसर्च का काम करेंगे, तब आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे लैंग्वेज के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस हैं और ज़रूरत भी है। अच्छा, अब हम 3 यूरोपीय मुल्कों का जायजा ले लेते हैं जहाँ पे आप रहे हैं। आप नीदरलैंड्स में रहे हैं, आप जर्मनी में रहे हैं, स्वीडन में रहे हैं। जी जो लोग आना चाहते हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तालीम के लिए, तहकीक के लिए, ज़ाहिर उसके बाद वो चाहेंगे कि उन मुल्कों में रहें। जी इन तीनों मुल्कों को आप किस तरह से देखते हैं? इन तीनों मुल्कों को अगर मैं देखूं तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मेरे ख्याल में ज्यादा तो जर्मनी में ही होंगी। उसकी वजह यह है कि जर्मनी एक बड़ा मुल्क है, वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ के मुकाबले में। लेकिन अगर जैसे मैं, चूंकि मेरा ताल्लुक रिसर्च से है, तो रिसर्च में एक जो दुनिया है वो बहुत बड़ी नहीं है, वो एक छोटी दुनिया है। आपको लोगों से बातचीत करनी चाहिए, आपकी फील्ड के जो लोग यहाँ काम करते हैं उनका आपका ईमेल के थ्रू राब्ता हो, आप उनको बताएं कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, आप क्या काम कर सकते हैं, आप उनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, उसके थ्रू आप यहाँ आ सकते हैं। तो मैंने अपने मुशाहिदे में या मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जर्मनी और उसके बाद स्वीडन और फिर नीदरलैंड, ये जो कंट्री हैं इनको मैं इस तरह रैंक करता हूँ लाइफस्टाइल के लिए, अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त जी। आपने जो है वो खूबियां तो बहुत गिनवाई हैं। आपको स्वीडन बड़ा पसंद है, लेकिन वो कहते हैं कि तस्वीर का कोई दूसरा रुख भी होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आदमी को अच्छी नहीं लगती या मतलब जो नापसंदीदा होती हैं। तो इन 3 सालों में स्वीडन की कौन सी ऐसी चीजें हैं, यहाँ के लोगों की, यहाँ के माहौल की, जो आपके लिए जो है वो अच्छी नहीं है? मेरा सर ताल्लुक, जैसे मैंने आपको बताया, वो मुल्तान से है, और मुल्तान पाकिस्तान का एक मैदानी इलाका है। तो वहाँ पे हमें इतना कोई बर्फ को देखने का जो है वो ज्यादा नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये है कि बर्फ वगैरह सर्दी बहुत है, सर्दी होती है, आजकल -14-15 चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम रोशनी में वहाँ रहते थे, यहाँ थोड़ी डार्कनेस की कुछ आयाम बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो लोग थोड़ा सा ये है, उनको ये पता होना चाहिए कि स्वीडन जो है वो एक नॉर्थ में कंट्री है, उसमें कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जहाँ पे जो है वो दिन का दौरानिया कम हो जाता है और रात के दौरानिया ज्यादा हो जाता है। अच्छा, यहाँ रहते हुए मुल्तान से आपका ताल्लुक है, मुल्तान के सोहन हलवे को, वहाँ के मैंगो जो हैं और सिट्रस है, उनको मिस करते हैं? बहुत मिस करते हैं जी, बहुत मिस करता हूँ। और कोई तरीका हो जिसके थ्रू हम वहाँ का हलवा और मैंगो यहाँ लिया है। नहीं, मैंगो तो आते रहते हैं, बल्कि अब तो खैर मिठाइयाँ भी मिलती हैं। बहुत अच्छी आपने ये इस हवाले से सारी मालूमात दी हैं, और आपकी जो कॉल साथ में कम्युनिटी है उन सबको मैं इस व्लॉग की वसात से उन्हें सलाम अर्ज़ करता हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ लोग जो है वो बड़ी शौक से इन व्लॉग्स को देखते हैं। इंशाल्लाह कभी उनसे भी मुलाकात होगी। तो आखिर में कोई खास मैसेज आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे सर का बहुत शुक्रिया। सर को इंशाल्लाह हम कालसट में बहुत लोग मिस करते हैं और इनके लिए सुनना चाहते हैं, और इनको हम सर को वहाँ भी बुलाएंगे। और मेरा सब, आप सब जो लोग सुनने वाले हैं उन सब के लिए मैसेज यही है कि सबसे पहले तो सर के लिए दुआ रहें आप हमारी तरह, क्योंकि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हम सब लोगों तक पहुँचाते हैं। मुझे अभी तक स्वीडन में स्वीडिश लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मैं
सर के व्लॉग से सारी चीजें समझ लेता हूँ। तो बहुत सर के लिए दुआ करें बहुत और दूसरा एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को जितनी भी तावन कर सकते हैं हम एक दूसरे की हमें तावन करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए लोगों की, इंसानियत की। इसमें ही हम एक दूसरे के लिए मौके भी पैदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की जो गुफ्तगू बहुत है शुक्रिया। हमारे नाजरीन को पसंद आई होगी। इसका इजहार आप अपने कमेंट्स की सूरत में कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के काम आ सकती है जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप इस व्लॉग को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी राय लिख सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना हो तो जनाब ये खालसाद यूनिवर्सिटी में है, वहाँ से आप इनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच जी। शुक्रिया सर।